नमस्कार दोस्तों, आप सभी अपने घर में सकुशल होंगे और आरएससी के साथ पढ़ाई का आनंद लें। कोरोना से लड़ाई और आरएससी के साथ पढ़ाई, इसी टैगलाइन के साथ अपने 12th क्लास राजनीति विज्ञान के अवधारणा के टॉपिक शक्ति के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले के वीडियो में आपने शक्ति के सिद्धांत के बारे में समझा, शक्ति के 3 प्रकार, शक्ति, बल और प्रभाव, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमने 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में। तो अब हम आते हैं शक्ति और बल। अब ये दोनों चीज़ें, आपको ये तो पता है कि ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, इनके अंदर क्या समानता है ये आपको पता है। तो आपके कंटेंट के अंदर केवल इनका अंतर दिखाया हुआ है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, शक्ति और बल में अंतर। जी हाँ, शक्ति और बल में अंतर। तो देखिए, शक्ति और बल में अंतर करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि शक्ति और बल क्या एक है या नहीं। और इसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं कि शक्ति बल से पहले भी होती है और शक्ति बल के बाद भी होती है। लेकिन शक्ति और बल में एक ही अंतर है कि शक्ति हमारे पास सीमित नहीं होती या असीमित है, जैसी भी है वो हमारे पास पहले से सिक्योर है। यानी कि हमें किसी को आदेश देने की जो क्षमता हमारे पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति। लेकिन जब हम उस व्यक्ति को आदेश दे देते हैं जो हमारे अधीन है और वो उसे अमल में लाने लगता है, तो उसके बाद में उसे ही हम क्या नाम दे देते हैं, बल। तो यहाँ इतना ही फर्क आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो देखिए शक्ति और बल में अंतर। तो देखिए शक्ति प्रच्छन्न बल है, जबकि बल अप्रत्यक्ष या अप्रकट है शक्ति, और प्रकट शक्ति है। देखिए शक्ति पहले भी होती है, जब तक वो बल के रूप में प्रकट ना हो तब तक वो शक्ति होती है। तो यहाँ पर प्रच्छन्न का मतलब यही है, छिपा हुआ, यानी कि शक्ति एक छिपा हुआ बल होती है। कहते हैं ना कि अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसकी तरकश में कितने तीर है हमें पता नहीं है। तो वो बाद की बात है, ठीक है। तो उसके पास में बल है, शक्ति है या नहीं, ये हमें कब पता लगता है, जब वो उसका बल के रूप में प्रयोग करता है। लेकिन वो हमें तब पता लगता है, यानी कि उसके पहले भी उसके पास में क्या थी, शक्ति थी। तो शक्ति प्रच्छन्न बल है, यानी कि छिपा हुआ बल है, जबकि बल प्रकट क्या है, शक्ति है, ठीक है। इसके बाद में ये इसका पहला हुआ। अब आते हैं हम दूसरे पर। तो देखिए इसका सेकंड में देखिए, शक्ति प्रकट तत्व नहीं है। शक्ति प्रकट तत्व नहीं है। शक्ति क्या है, अप्रकट, यानी कि ये अमूर्त है, जबकि बल क्या है, मूर्त है। बल हमें फोर्स जो होता है वो हमें महसूस होता है, दिखाई देता है, लेकिन शक्ति ना तो दिखाई देती है और ना ही महसूस होती है। क्योंकि शक्ति जब दिखाई देती है तो उस समय वो शक्ति नहीं रहकर क्या बन जाती है, बल में तब्दील हो जाती है। इसके बाद में आपका अगला है कि शक्ति मनोवैज्ञानिक होती है। तीसरा ये क्या होती है, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। जबकि बल क्या होता है, भौतिक होता है। शक्ति मनोवैज्ञानिक क्यों होती है भाई? देखो, किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे अंदर जो मनोयोग होता है, जो सबल होता है, वो ही हमारा मनोविज्ञान बनाता है, वही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो वो होती है शक्ति। किसी काम को करने से पहले जब हम ये
अनुमान लगाते हैं कि मैं इस कार्य को कर पाऊंगा या नहीं, तो उसको अनुमान लगाते समय हम ये देखते हैं कि हमारे पास में उस कार्य को करने के लिए, उस आदेश को जनरेट करने के लिए कुछ है या नहीं है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शक्ति। यानी कि ये एक मनोवैज्ञानिक चीज होती है, जबकि बल एक भौतिक चीज होती है, क्योंकि बल शक्ति का प्रयोगात्मक रूप है। जब वो प्रयोग में आ जाता है तो वो प्रभाव दिखाने लगता है, यानी कि वो इफेक्ट हो गया है। इफेक्ट से पहले जब हम उसको क्लियर कर देते हैं, उसको सामने ला देते हैं सभी के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक अवस्था। ठीक है, आपसे कहें कि आपसे कोई ऐसा बोले कि प्रकृति में इतने प्रकार के तत्व मौजूद हैं, तो ये आपका क्या हो गया, एक मनोवैज्ञानिक तत्व हो गया कि आपने ऐसा सोचा, लेकिन आपको वो प्रैक्टिकल के रूप में दिखाई दिया, तो वो आपकी कैसी अवस्था हो गई, भौतिक अवस्था, उसी चीज़ की भौतिक अवस्था। तो इन्हीं चीज़ों के साथ में हम शक्ति और बल में क्या करते हैं, अंतर करते हैं। तो ये हुआ आपका शक्ति और बल में अंतर। अब हमको लेना है शक्ति और प्रभाव। शक्ति और प्रभाव में समानता। तो देखिए शक्ति और प्रभाव। अब आता है आपका तीसरा टॉपिक, प्रभाव। मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन पहले भी था यानी कि वो यूज़ में लेने लायक शक्ति पहले से थी, लेकिन जब हमने उसको यूज़ में लिया तो वो बन गया बल। और हमने उसको यूज़ में क्यों लिया, क्योंकि उसके पीछे कोई कारण था। और प्रभाव कब जनरेट होगा, जब हम उस कारण को या तो निपटा देंगे या फिर हम उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तब हमको पता लगेगा कि हमारा ये स्टेप सही था या नहीं। तो प्रभाव वही है, यानी कि इफेक्ट। हमने जब किसी शक्ति को यूज में लिया तो उस समय उसका प्रभाव हुआ या नहीं हुआ। बल के रूप में हमने उसको यूज में ले लिया, लेकिन क्या उसका वो रिजल्ट निकला जो हम चाहते थे, हम उस वांछनीय स्थिति तक पहुंचे या नहीं, या हम अवांछित ही रह गए। तो उस तरह की स्थिति, तो वहां से हमको ये चीजें निकालनी है। तो देखिए शक्ति व प्रभाव एक दूसरे को क्या प्रदान करते हैं, सबलता। शक्ति व प्रभाव आपस में सबलता प्रदान करते हैं। देखिए भाई, आपने शक्ति का प्रयोग किया, प्रयोग के बाद में यदि प्रभाव सकारात्मक आया तो आप ऐसी शक्ति का क्या करेंगे, नमन करेंगे और उसका फिर से ऐसी परिस्थिति में प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। जबकि आपने शक्ति का प्रयोग कब किया, जब आपको पता था कि हाँ कोरोना नामक एक समस्या आ चुकी है, तो उससे निपटने के लिए हमको क्या करना है, लॉकडाउन करना है। तो आपने, वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। शक्ति को यूज में तभी लिया जाएगा जब उसका क्या देखें हमको एक निश्चित प्रभाव के लिए, जबकि प्रभाव यदि सकारात्मक हुआ तो हम उस शक्ति को क्या कहेंगे कि भाई हमने सही जगह शक्ति का प्रयोग किया। तो ये एक दूसरे को क्या प्रदान करते हैं, सबलता। इसके बाद में आता है आपका दूसरा कि दोनों औचित्यपूर्ण होने पर ही प्रभावशाली होते हैं। अब देखो इनकी प्रभावशालीता तभी होगी जब ये क्या होंगे, औचित्यपूर्ण। औचित्यपूर्ण हो तो ही क्या होंगे, प्रभावशाली होंगे। कारण, इसके पीछे क्या कारण है भाई, यहां समझिए। देखिए हमने शक्ति को, अब आपने लॉकडाउन को लिया और लॉकडाउन के कारण अभी कोरोना की समस्या समाप्त हो रही, लेकिन आप ये समझिए कि कोरोना की समस्या इससे समाप्त ना होकर यदि नहीं होती तो फिर उस समय हमारा ध्यान केवल इससे होने वाले डैमेज की तरफ जाता और वहाँ हम सरकार को सपोर्ट ना करके हम उसका क्या करते, विरोध करते। तो ऐसी परिस्थिति क्यों नहीं आई, क्योंकि शक्ति को सही समय पर काम में लिया गया और सही कारण से काम में लिया गया, तो हमें उसकी क्या मिल गई, औचित्यपूर्णता। तो शक्ति ने सही प्रभाव के कारण औचित्यपूर्णता स्थापित कर ली, तो वो क्या मानी गई, प्रभावशाली। जबकि जो प्रभाव है वो तभी आएगा जब उस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए हम सही शक्ति का क्या करें, यूज करें, तभी वो प्रभाव और अधिक प्रभावशाली होकर हमको क्या करेगा, प्राप्त
होगा। तो ये इनमें क्या हो गई, समानता। और अब आइए आप तीसरी समानता के ऊपर, जिसमें आपको देखना प्रभाव की कामना शक्ति को जन्म देती है। देखिए यहाँ इसमें दो स्टेप आपको लेने हैं, ए और ब। प्रभाव की कामना किसको जन्म देती है, शक्ति को जन्म देगी, जबकि शक्ति प्रभाव को और प्रभावशाली बनाएगी। जबकि शक्ति प्रभाव को अधिक प्रभावशाली बना देगी। देखिए यहां समझिए, आप यदि आपने शक्ति को जन्म दिया तो उसके पीछे हमने क्या कहा, कोई कारण होना चाहिए, और वो कारण क्या था, एक समस्या। और वो समस्या के समाधान के लिए हमने किसका प्रयोग किया, शक्ति का। तो देखिए प्रभाव की कामना कि हम एक सकारात्मक प्रभाव चाहते हैं, इसीलिए हमने किसकी, शक्ति को क्या किया, जन्म दिया, और हमने उस शक्ति का क्या किया, प्रयोग किया, और हमने उसको बल में तब्दील कर दिया। जबकि शक्ति, यदि वो शक्ति सही प्रभाव से, यानी कि जो प्रभाव हमको चाहिए उसी प्रभाव के लिए यदि हमने शक्ति का, जिस शक्ति का यूज हमने किया है, और उससे सकारात्मक से अधिक सकारात्मक प्रभाव यदि हमको मिला, यानी कि शक्ति के कारण प्रभाव जो हम चाहिए थे, जो हमको चाहिए था, वो और अधिक प्रभावशाली बनकर मिला। तो कहीं ना कहीं ये सभी एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ये पहला आपका टॉपिक हुआ। अब देखते हैं शक्ति और प्रभाव में अंतर। शक्ति और प्रभाव में अंतर। तो देखिए यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं, आगे चलते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस चीज़ को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट या अगले वीडियो से पहले आपका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। अंतर देखिए, अब हमारे सामने समस्या यही आती है कि जब हम किसी दो चीज़ों के अंदर समानता खोजते हैं तो हमें उसमें कोई ना कोई डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, तो हमको वो भी समझने होंगे कि वो डिफरेंसेस क्या हैं। तो देखिए आप अंतर में, शक्ति प्रकृति से दमनात्मक होती है, ये दमन करती है। देखो शक्ति और प्रभाव में अंतर, शक्ति दमनात्मक होती है, प्रकृति से। तो ये प्रकृति के रूप में देख रहे हैं पहला प्रभाव, तो ये दमनात्मक होती है। जबकि प्रभाव क्या होता है, प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। कैसा होता है, अब यहां आपको यही समस्या आएगी। थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि शक्ति मनोवैज्ञानिक होती है, जबकि बल जो होता है वो क्या होता है, भौतिक होता है। तो वो वहां पर था, लेकिन यहां पर शक्ति क्या हो गई, दमनात्मक। यहाँ ऐसा नहीं है ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, शक्ति मनोवैज्ञानिक है, लेकिन शक्ति का प्रयोग तभी किया जाता है जब किसी अवस्था में वांछनीय जो हमें चाहिए वो स्थिति लाख कोशिश करने के बाद में भी देखी नहीं जा रही है, तो ही हम किसका प्रयोग करेंगे, शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं क्या होती है, दमनकारी होती है। क्योंकि शक्ति परिभाषा में हमने पढ़ लिया क्या, कि शक्ति वह है जो दूसरे के कार्य और व्यवहार को अपने अनुसार डालने का क्या करता है, मादा रखता है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ये समझना चाहिए आपको। यानी कि देखो अभी हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। चाहे उसका कारण एक सकारात्मक है, इसलिए हम सरकार का क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी और सभी की, पूरे विश्व की उस मतलब निरंतर चलने वाली जो गतिविधियां थी उनमें क्या आया है, अवरोध आया है। तो उन अवरोधों के कारण कुछ डैमेज तो होगा, इसीलिए हम इसको शक्ति को क्या बोलते हैं, दमनात्मक। जबकि प्रभाव क्या है, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक यानी कि एक आहा का सिद्धांत, सूझ, कि हाँ हमने जो किया उससे हमको क्या मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। तो हम इस दमनकारी चीज को तभी स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा मनोवैज्ञानिक आभास हो रहा है कि जो हमारे साथ में इस समय हो रहा है ये सही है,
क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। तो ये आपके प्रभाव को क्या बनाता है मनोवैज्ञानिक, कि हाँ इस समस्या से बाहर निकलना है तो ये सब चीज़ें झेलनी ही होगी। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे में क्या करती हैं, अंतर स्थापित करती हैं। शक्ति हमको डरा रही है, लेकिन प्रभाव हमें उस डर को महसूस और झेलने की क्या दे रहा है, क्षमता दे रहा है। तो वो एक क्या हो गई, मनोवैज्ञानिक चीज हो गई। इसके बाद देखिए, शक्ति संबंधात्मक नहीं होती जबकि प्रभाव होता है। देखिए देखिए कोई समस्या आई और उस समस्या का समाधान करने के लिए हमने क्या किया, शक्ति का यूज किया। तो उसका समाधान करने के लिए क्या, यानी कि हम सीधे भविष्य में पहुंच गए कि ऐसा करने के लिए बाद हमको क्या, ये प्रभाव प्राप्त होगा। तो प्रभाव का संबंध समस्या से होता है, ना कि शक्ति का। शक्ति केवल एक क्या होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। शक्ति एक बार बार किया जाने वाला केवल एक क्या होता है, एक ट्रायल होता है, एक प्रयोग होता है, जो हम एक बार नहीं करते। एक बार असफल हुए तो दोबारा करेंगे, तीसरी बार करेंगे, चौथी बार करेंगे, अलग अलग चीज़ों के साथ करेंगे। लेकिन जब तक हम अपने प्रभाव को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम उन शक्तियों को या तो बदलते रहेंगे या फिर उनके नए आयाम फिक्स करते रहेंगे। यानी कि शक्ति जरूरी नहीं है आपकी समस्या से संबंध रखती हो, लेकिन आप जिस प्रभाव की कामना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके समस्या से क्या रखता है, संबंध रखता है। तो ये इन दोनों के अंदर क्या है, दूसरा अंतर है। तीसरा देखिए, शक्ति असहमति पर भी प्रयोग में आ सकती है। देखिए शक्ति असहमति, यदि असहमति है तो भी हम क्या कर सकते हैं, शक्ति को प्रयोग में ले सकते हैं। शक्ति असहमति में भी क्या है, प्रयोग में आती है। असहमति में भी प्रयोग में ली जाती है क्या, शक्ति। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, कुछ लोग इसको नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग मान नहीं रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, दुनिया भर की बातें हो रही हैं, वो सभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आपको सभी कुछ पता है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी हो रही हैं। लेकिन उससे ऐसा थोड़ी ना है कि लॉकडाउन ख़त्म कर दिया, नहीं, क्योंकि ये इस समय सकारात्मक किस में जा रहा है, दिशा में जा रहा है, इसलिए हम इसको हटा नहीं सकते। तो चाहे आप एक निश्चित प्रभाव को प्राप्त करने के लिए जिस शक्ति का हमने प्रयोग किया है, और यदि वो सकारात्मक प्रभाव ला रही है, तो आपके ना चाहते हुए भी जिस व्यक्ति के पास में शक्ति है वो उसका प्रयोग करेगा। यानी कि ये असहमति में भी प्रयोग में आती है, जबकि प्रभाव प्रयोज्य की सहमति पर आधारित होता है। जबकि जो प्रभाव है, प्रभाव वो प्रयोज्य की सहमति पर क्या होता है, आधारित होता है, सहमति पर आधारित। अब देखिए यहाँ क्या है, प्रयोज्य का मतलब जिसके ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग किसके ऊपर हो रहा है इस समय, हम सभी के ऊपर। अब यदि देखिए कुछ लोग, अब मान लीजिए सभी ये कह देंगे हमको नहीं चाहिए ऐसा, ये क्या हो रहा है, ऐसा है वैसा, तो चाहे उसका सकारात्मक क्या आ रहा है, प्रभाव आ रहा है, लेकिन पब्लिक की सोच की वजह से वो असहमति में तब्दील हो गया, और पब्लिक उसकी सकारात्मकता को भी किस में दिखाई देगी, किस में दिखाएगी, नकारात्मकता में। यानी कि प्रभाव तभी दृष्टिगोचर होगा जब सभी की उसमें क्या होगी, सहमति। तो प्रभाव सहमति से जनरेट होता है, जबकि शक्ति के लिए किसी प्रकार की कोई सहमति की आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर केवल योग्यता की आवश्यकता होती है। शक्ति के लिए मात्र योग्यता की, जबकि प्रभाव के लिए योग्यता की नहीं, सहमति की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, यह अप्रजातांत्रिक है। शक्ति क्या है, अप्रजातांत्रिक। शक्ति अप्रजातांत्रिक है, कारण, जबकि प्रभाव क्या है, प्रजातांत्रिक।
जबकि प्रभाव क्या है, प्रजातांत्रिक है। देखिए इसमें ये चीजें कैसे पता लगती है, देखो हमने शक्ति का प्रयोग किया और हमने ऊपर ही देख लिया वो दमनकारी होती है, यानी कि प्रजातांत्रिक का मतलब क्या होता है, जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, सपोर्ट करें, ठीक है। और हमने पहले ही ऊपर पढ़ लिया है कि जब प्रयोज्य की सहमति होगी तो ही क्या जनरेट होगा, प्रभाव। यानी कि ये तो अपने आप ही क्या हो गया, प्रजातांत्रिक हो गया ना, क्योंकि ज्यादातर लोग जिसको सही साबित करेंगे वही प्रभाव होगा, और जो 50% + 1 मत प्राप्त करता है वही क्या होता है, लोकतांत्रिक होता है, प्रजातांत्रिक होता है, ये आपको पता ही है। जबकि शक्ति हमने ऊपर पढ़ा कि असहमति में भी प्रयोग में ली जाती है, तो ये अपने आप में क्या हो गई, दमनकारी है, संबंधात्मक नहीं है। यानी कि ये सारे गुण किस में देखने को मिलते हैं, अप्रजातांत्रिक वस्तु के अंदर। यानी कि आपके ना चाहते हुए भी ये आपके ऊपर फोर्सली क्या की जाएगी, प्रयोग की जाएगी और आपसे मनवाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या कहते हैं, अप्रजातांत्रिक। ये इसका 4th टॉपिक हुआ। अब अगला देखिए, शक्ति बिना प्रभाव के नहीं होती, जबकि प्रभाव शक्ति के बिना हो सकता है। देखो यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है, शक्ति बिना प्रभाव के होती है, जबकि प्रभाव शक्ति के बिना नहीं। अब यहां आपको ये सब चीजें कैसे पता लगी, शक्ति बिना प्रभाव के होती है, शक्ति बिना प्रभाव के होती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपको किसी व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करना है शक्ति का, तो उसका प्रभाव चाहे कैसा भी हो, आपने वो तो प्रयोग तो कर दिया ना, तो शक्ति तो बिना प्रभाव के हो सकती है, लेकिन प्रभाव तभी होगा जब क्या होगी शक्ति, तो प्रभाव शक्ति के बिना नहीं हो सकता। यानी कि जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब शक्ति होगी तो उस समय प्रभाव का होना कोई ज़रूरी नहीं है। शक्ति बिना प्रभाव के नहीं हो सकती, लेकिन प्रभाव शक्ति के बिना हो सकता है। थोड़ा सा विरोधाभास है। इसके बाद में देखिए यहाँ आपके शक्ति, बल और प्रभाव का जो टॉपिक था वो यहाँ समाप्त होता है। अब हम लौट कर आते हैं शक्ति के ऊपर और ध्यान करते हैं कि शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो शक्ति के रूप, शक्ति के रूप, तो देखिए शक्ति के रूप में सबसे पहला हम पढ़ेंगे राजनीतिक शक्ति। शक्ति का राजनीतिक रूप, अब देखिए राजनीतिक रूप का मतलब सीधा सीधा क्या है कि वो शक्ति जो राजनीति में प्रयोग में ली जाती है। अब शक्ति राजनीति में प्रयोग तो ली जाती है, लेकिन क्या राजनीति में राजनीति की शक्ति का प्रयोग केवल राजनेता करते हैं या कोई और भी करता है? तो इस आधार पर हम इस राजनीतिक शक्ति को दो भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक शक्ति का प्रयोग, देखिए इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आपके मोहल्ले में ज़्यादातर लोग किस पे हैं, रोड पे हैं, और उस समय पुलिस वाले आए, कोई व्यक्ति फोर्स आई और आप उनको देखकर भागे, तो ये तो हो गया औपचारिक। क्यों? उनके पास में क्या था, वो फोर्स है और उनके पास में ऐसे नॉर्म्स है कि वो हमको इससे क्या कर सकते हैं, डरा सकते हैं, वो हमको किसी भी प्रकार से इस चीज़ को मनवाने के लिए क्या है, सज्ज है। लेकिन आप ये मानिए आप बाहर खड़े हुए हैं और आपके ही मोहल्ले के, आपके ही कॉलोनी के जो विद्वान जन हैं वो
10 एक आदमी या 4-5 आदमी, जो भी व्यक्ति हो सकते हैं, वो निकल के आए और उन्होंने आपको इस तरह से लताड़ा और आपको इस तरह से सुधार के भेजा कि आप उसके बाद में घर से बाहर ना निकले। तो यहाँ वो दूसरी चीज़ें काम में आई। तो उनके पास में ऐसा कुछ था नहीं, उनको गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उस गाइडलाइन का प्रयोग करने के लिए उन्होंने अपने अंदर से राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया। तो ये एक अनौपचारिक चीज हो गई। इसको देखो, राजनीति में यदि हम पढ़े तो यहां तो क्या आ जाएंगे, नेता या आपके पीएम या सीएम, और उसके बाद में और भी बहुत सी चीजें होती है। लेकिन यहां क्या आ जाएगा अनौपचारिक में, आपका दबाव समूह, जस्ट लाइक अन्ना हजारे। कोई पीएम नहीं है, कोई सीएम नहीं है, एक समाज सेवी है, और सीधा उस समाज सेवी ने यदि कोई सकारात्मक चीज़ों के ऊपर नाम लिया तो उसके साथ में कारवा जुड़ता चला गया और सरकार के ऊपर दबाव बना कि वो उसकी बात को माने। यानी कि ये राजनीतिक शक्ति है, लेकिन उसका प्रयोग उस समय किसने किया, एक गैर राजनीतिक व्यक्ति ने। तो वो क्या हो गया, राजनीतिक शक्ति का अनौपचारिक प्रयोग। जबकि पहले जो हमारे पीएम सीएम और जो भी राजनेता हैं वो इस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होती है, सकारात्मक। यानी ये कार्यपालिका के द्वारा उपयोग किया जा रहा है तो औपचारिक, यानी और कार्यपालिका से बाहर यदि इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है तो वो क्या है, अनौपचारिक हो गया। ठीक है। इसके बाद में आता है आर्थिक शक्ति। दूसरी आती है आपकी आर्थिक शक्ति। देखिए, आर्थिक शक्ति में सीधा सीधा है कि यहाँ पर ये देखो, इसको ऐसा माना जाता है, इसके जो समर्थक हैं जिनमें आप हम पढ़ेंगे मार्क्स वगैरह को पढ़ते हैं अपन, इसमें मार्क्स हुआ, मील हुआ, और आपका लेनिन है, स्टालिन है, ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार की शक्ति का जनक आर्थिक शक्ति से होता है, जन्म। तो वहाँ से इस चीज़ को निकाला गया। यहाँ पर इन लोगों का ये मानना है कि जिस व्यक्ति के पास में किसका स्वामित्व होगा, पैसे का, अर्थ का, वही व्यक्ति कहीं ना कहीं शक्ति को क्या करता है, जनरेट करता है। तो संपत्ति के स्वामित्व की बात इसमें कही जाती है, और ये मानते हैं कि जिस व्यक्ति के पास में जिस व्यक्ति, संस्था, देश, जो भी है, राज्य है, कोई स्टेट है और कोई शहर है, कोई गांव है, उसके पास, जिसके भी पास जितनी ज़्यादा संपत्ति होगी वो उतनी ही अधिक शक्ति का यूज करने के लिए क्या होगा, लायक माना जाएगा। ऐसा ये लोग मानते हैं। ये आपका दूसरा शक्ति का रूप है। उसके बाद में आता है आपका विचारधारात्मक शक्ति। विचारधारात्मक शक्ति में आप देखिए, देखो विचारधारा एक्चुअल में क्या होती है। विचारधारा विचारों का एक ऐसा समूह होता है, विचारधारा अपने आप में विचारों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी भी व्यक्ति के विचारों को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसके जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है। विचारों का ऐसा समूह जो हमारे दृष्टिकोण को बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं, विचारधारा कहते हैं। हमारे दृष्टिकोण को जिसने बदल दिया। जस्ट लाइक मान लीजिए कि आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन व्यक्तियों को मानते हैं, बहुत ही गर्म मिजाज के हैं, और आपने उन्हीं को फॉलो किया शुरू से। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आई जहाँ पर आपको ये पता लगा कि महात्मा गांधी बहुत प्रासंगिक है, और आप एकदम से दूसरे खेमे में चले गए। यानी कि आप गर्म दल से सीधे किस में चले गए, नरम दल में, या आप नरम दल से कहाँ आ गए, गर्म दल में। तो वहाँ आपको किसने प्रभावित किया, किसी व्यक्ति के विचारों ने। तो किसी व्यक्ति के विचारों से प्रभावित होकर जब हम हमारा क्या बदलते रहते हैं, दृष्टिकोण, तो वो कौन सी शक्ति होती है, विचारधारात्मक शक्ति। हमें कोई पैसा नहीं दिया गया, हमें कोई राजनीतिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया, केवल हमारे जो ये माइंड है उसके अंदर एक
एक खाना बना दिया गया और उसमें कुछ इंस्टॉल कर दिया गया, क्या? एक विचार, और उस विचार के कारण हमारी पूरे जीवन की दिनचर्या बदल गई और हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। जैसे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमारे बहुत अच्छे विचार होते हैं या बहुत बुरे होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में हमको प्रासंगिकता के आधार पर पता लगता है कि वो सही था या गलत। तो ये चीज़ें आती हैं सामने कई बार। तो ये आपका विचारधारात्मक शक्ति हुई। इस तरह से शक्ति 3 प्रकार की होती है, राजनीतिक, आर्थिक और विचारधारात्मक शक्ति। ये 3 प्रकार की शक्ति आपको पता होना चाहिए। ये हुए आपके शक्ति के रूप। अब पढ़ेंगे हम, लास्ट टॉपिक है आपका शक्ति के सिद्धांत का, शक्ति के अवधारणा का। इसमें आएगा आपका लास्ट। नमस्कार दोस्तों, आरएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान का 12th क्लास का टॉपिक शक्ति, सत्ता और वैधता, उसमें हमारा शक्ति का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने शक्ति के रूप तक का क्लियर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे शक्ति के सिद्धांत। अब शक्ति के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत आता है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत के जो जनक हैं ये थे मार्क्स। और मार्क्स ने समाज के अंदर जो ये वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत आपके दिया हुआ है, तो वर्ग जितने प्रकार के, 2 प्रकार के वर्ग बताए थे, जिनमें पहला है बुर्जुआ, पहला है इसमें बुर्जुआ, और दूसरा है सर्वहारा। बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग। तो बुर्जुआ का मतलब होते हैं जिनके पास संसाधन हो, अधिक संसाधन हो, अधिक या सभी संसाधन हो। और यहाँ ये लोग केवल क्या होते हैं? मजदूर। ये लोग मजदूर होते हैं। अब यहाँ देखिए, शक्ति के इस सिद्धांत के अनुसार हमें ये देखने को मिलेगा कि बुर्जुआ वर्ग के पास में संसाधनों की अधिकता के कारण इनके पास में शक्ति क्या होती है? सिक्योर होती है, ज़्यादा होती है इनके पास में। जबकि मजदूर वर्गों के पास में शक्ति का बंटवारा जो होता है तो उनके पास में कुछ भी नहीं बटता। इसीलिए उन्होंने कहा था, मार्क्स ने, मजदूरों, जो दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ बेड़ियाँ हैं और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है। देखिए, वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत का जो शक्ति का जो बंटवारा किया गया था इसमें, वो किया गया था आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर। अब आपका आता है दूसरा, जिसे हम कहते हैं विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत। विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत के अंदर आप देखेंगे कि एक तो ये सिद्धांत दिया किसने था? तो ये सिद्धांत दिया था परेटो, मैस्लो। परेटो और मैस्लो ने दिया था ये सिद्धांत, इन दोनों ने मिलकर। और इसके अंदर यहाँ पर जो विशिष्ट वर्ग का कारण, देखो यहाँ पर वर्ग बांटे गए, लेकिन यहाँ वर्ग बांटे गए किस आधार पर? आर्थिक आधार पर। जबकि यहाँ वर्ग बांटे जाएंगे किसके आधार पर? क्षमता के आधार पर। यानी कि आपके अंदर योग्यता, क्षमता, और आपके जो आपने जिस प्रकार से आपने लिया है सब कुछ, उसके आधार पर वर्ग विभाजन। और इस वर्ग विभाजन के बाद में आप क्या करते हैं? इस वर्ग विभाजन के आधार पर आप किसका आवंटन करते हैं? आवंटन किसका? शक्ति का। तो ये 2 प्रकार की चीजें आपके सामने आती है। तो यहां भी 2 ही प्रकार के वर्ग बनाए गए परेटो और मास्लो के द्वारा, एक विशिष्ट
और दूसरा सामान्य। ये दो प्रकार के वर्ग बनाए गए हैं इसमें भी। तो यहाँ आपको यही देखने को मिलेगा, देखो शक्ति के जो सिद्धांत है उनमें केवल क्या दिखाया हुआ है कि शक्ति का जो बंटवारा है वो किस बेसिस पे किया हुआ है। तो पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, दूसरा आपका आ गया वर्ग विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत। अब इसके ही बाद में जस्ट अब ये यहीं खत्म नहीं होता, इसके आगे आता है एक और सिद्धांत। यहाँ तक का क्लियर होना चाहिए आपको। इसके बाद में इसमें से देखो क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं कि वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत किसने दिया, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत किसने दिया, इसमें शक्ति का विभाजन किस आधार पर किया गया, कौन से दो वर्ग बनाए गए। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जो आपके सारे क्लियर हुए यहाँ पे। आगे देखिए तीसरा, नारीवादी सिद्धांत। अब देखिए ये जो नारीवादी सिद्धांत है इसमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि यहाँ पर अब देखो जब नारी का नाम आ गया तो यानी कि जेंट्स और लेडी, यानी कि यहाँ पर जो विभाजन होगा वर्ग का, यहाँ भी वर्ग विभाजन किया गया है किस आधार पर, लैंगिक आधार पर, लैंगिक आधार पर। और ये लैंगिक आधार पर जो विभाजन किया गया है उसके आधार पर दो ही बनते हैं, एक तो मेल और एक फीमेल, दो प्रकार के क्या बने अपने वर्ग बने। अब यहाँ पर इनका ये दिखाना है कि हमने सारी शक्तियों का बंटवारा करके और ज़्यादातर किसके पास हस्तांतरित कर दिया, पुरुष के पास, जबकि महिला के पास नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमें समानता, स्वतंत्रता, इस तरह की चीज़ें लेके आनी चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, इस तरह की चीज़ें हमको लेके आनी पड़ेगी। और तभी क्या होगा, महिलाओं को भी अपने पुरुषों के बराबर क्या मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे। तो ये दूसरी स्थिति आपकी हुई। अब इसके तीसरी। अब इसके बाद में आता है आपका बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी देखिए ये जो बहुलवादी सिद्धांत है इसको आपको इसमें लेना पड़ेगा। यहाँ से इस तरह की स्थिति बहुलवादी, देखो इसमें आ रहा है यानी कि बहुत सारे। इसका मतलब ये है कि शक्ति, देखो हमने फर्स्ट देखा उसमें हमने वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत देखा जिसमें हमने कह दिया पैसे वाले लोगों के पास शक्ति रहती है। दूसरे में हमने कहा विशिष्ट के पास रहती है। तीसरे में हमने क्या कह दिया कि पुरुष के पास रहती थी, अब महिला को मिलनी चाहिए। लेकिन ये क्या कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, हस्तांतरण, शक्ति का क्या होता है, हस्तांतरण। कैसे, जैसे आपने कभी किसी एक पार्टी को चुना किसी एक पार्टी, मान लीजिए वो ए है, और क्या आप इसको हमेशा चुनते रहेंगे, कभी ना कभी जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप बी को चुनेंगे, फिर आप सी को चुनेंगे। यानी कि आपने अपने द्वारा शक्ति का लगातार क्या किया है, हस्तांतरण किया है। और उसका मेन कारण क्या है कि किस व्यक्ति ने शक्ति का सकारात्मक उपयोग किया है। जैसे ही वो उपयोग नकारात्मक स्थिति में दिखाई देने लगता है आप उसका क्या कर देते हो, हस्तांतरण कर देते हो। तो इस तरह की स्थिति किसमें बताई गई है, बहुलवादी सिद्धांत के अंतर्गत। तो ये आपको क्लियर करने, यहाँ आपका शक्ति की अवधारणा आपकी खत्म होती है। और अब आपको शक्ति की अवधारणा के बाद में आपको पढ़ना है सत्ता की अवधारणा। सत्ता की अवधारणा हम शुरू करेंगे तो अगले वीडियो में। इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा, इसी का पार्ट है। और अगर शक्ति की अवधारणा आपको अच्छे से समझ में आई है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।